अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो अबतर होती चली जा रही है और आपको मालूम ही है कि मैं पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि ये काम ना ही किया जाए तो बेहतर है। लेकिन समहाउ लगता यूँ है कि जैसे ये तयशुदा था और वो उसी के मुताबिक ये चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से आज भी ख़बरें आई हैं शहादतों की और बहुत बड़े-बड़े जो काफ़िले हैं वो रास्ते में हैं। मुख़्तलिफ़ फुटेजेस आ रही हैं। मुझे आज कोई तकरीबन 75-80 मैसेजेस वहाँ से आए वीडियोज़ का। मसला ये है कि हम लोग वो दिखा भी नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी इस तरह की है कि जिसमें हम ये इस तरह की गोरी पिक्चर्स जो हैं वो नहीं दिखा सकते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो वो तो हम शायद नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन वहाँ से अंदाज़ा ये होता है कि ये सूरत-ए-हाल बहुत बुरे तरीके से हैंडल की जा रही है और जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको इस बारे में देखना पड़ेगा कि वो ये क्या कर रही हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद की रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आ रही हैं। वहाँ पे अभी लोग पहुँचे तो नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी एक खौफ़ की फ़िज़ा है कि अगर लोग आएँगे तो फिर क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो उससे पहले-पहले चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसके ऊपर कंसर्न का इज़हार किया है और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो ताज़ा-तरीन इत्तलात आ रही हैं रिपोर्टेडली उसको हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर। मुख़्तलिफ़ जो अकाउंट्स हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी ज़रा तज़किया करते हैं। साथ ही जो गिलगित-बल्तिस्तान में हुआ है, वो भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने दी जा रही है। उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दी गई हैं। नून लीग भी अब तैयार हो गई है ऑन बोर्ड आने के लिए। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि उसका जो साथ जो क्विड प्रो को कहा जा रहा था, वो भी नज़र आ रहा है कि प्रोविंसेस ने अब एग्री कर लिया है कि 1200 से 1700 बिलियन रुपीस का जो वफाक कह रहा था कि हमें दिया जाए, वो अब उसके ऊपर एग्री हो गए हैं। अब तुम और मेरा ख्याल है कि अब जो बजट है वो भी मामला उसका भी हल हो जाएगा। साथ-साथ इमरान खान की हस्बे मामूल मुलाकात नहीं होने दी गई है। उनकी फैमिली के साथ बुशरा बीबी की और इमरान खान की सुना है कि मुलाकात हुई है, लेकिन बुशरा बीबी की भी जो अपनी फैमिली के साथ मुलाकात है वो भी नहीं होने दी गई। तो दूसरी तरफ जंग फिर शुरू हो गई है, ईरान के ऊपर अटैक हो गया है और कहा जा रहा है कि ये जो अपाची हेलीकॉप्टर जो कल गिरा था, वो ईरान ने गिराया था। हालाँकि ईरान तरदीद कर रहा है कि हमारा कोई इस तरह का प्लान नहीं था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। बहरहाल ये जंग जो है दोबारा शुरू हो चुकी भी है। सुना ये भी जा रहा है कि यूएई का एक डेलीगेशन ईरान गया है। वो एक बहुत बड़ी एक सरप्राइज़ किस्म की न्यूज़ है। वो क्या हो रहा है? शी जिनपिंग ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है, कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? और आखिर में अगर टाइम मिला तो आपको बताएँगे कि हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने कोई अपना लाइफ़ पार्टनर जो है वो चुन लिया है और उसके बारे में वो काफ़ी सीरियस हैं। तो लेट्स सी वो क्या होता है, ज़रा देखते हैं क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? साद भाई ये जो सूरत-ए-हाल है, जो एजेके में हो रही है, वो बड़ी कंसर्निंग है। उसमें हमने देखा कि बहुत सारी शहादतों की भी खबरें आ रही हैं और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो उसको रिपोर्ट भी नहीं करने दिया जा रहा। मीडिया को बताया जा रहा है कि आपने इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट नहीं करनी है, सिवाय वो चीज़ें जिनको आप ये साबित कर सकें कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, ये सारे के सारे इंडिया के पेरोल पे हैं या ये खारिजी के जो हैं उनके ऊपर मोहर लगी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। वेयर आर वी हेडेड? हर चीज़ तो ब्लेम नहीं कर सकते फितना हिंदुस्तान पे। पाकिस्तान की तो ये बड़ी पुरानी आदत है और मुल्कों की भी है, लेकिन पाकिस्तान की बात हो रही है आज तो। तो ये जो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन शुरू हुई थी जिसमें गंदम की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस के ऊपर एक मूवमेंट शुरू हुआ था, उसको एड्रेस कर लेना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ 4 मिलियन की पॉपुलेशन है। आपको पता है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है काफ़ी डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस के ऊपर। वहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जॉब्स के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के जॉब्स ही हैं और वो दिए जाते हैं। तो बैकग्राउंड ये है उसका। अच्छा, उन्होंने ये डिमांड्स की, इन्होंने सुनी डिमांड्स और ये कहते हैं कि हमने फुलफिल भी की। उनकी डिमांड्स बढ़ती गई क्योंकि भाई वो बड़ा मुश्किल है हमारे ना इन दीज कंडीशंस कि हर चीज की प्राइस बढ़ती जाती है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। जैसे पाकिस्तान की जनरली सिचुएशन है, वो छोटा सा जगह है, 4 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ, इतनी बड़ी जगह पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन उसको तो हैंडल कर सकते थे। और फिर इंस्टेड ऑफ एक कोई डायलॉग की एक प्रोसेस शुरू करते, जो पॉलिटिशियंस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सियासी पार्टीज भी इन्वॉल्व होती, इन्होंने बेसिकली उनसे बात करने को मना कर दिया। और उनको जैसे आप कह रहे हैं कि
रॉ के एजेंट्स एंड अदर्स इस तरह के कैरेक्टराइज करना शुरू कर दिया इनके लिए। ये जो काफिले हैं रास्ते में चल रहे हैं, रात का वक्त है फिर भी चल रहे हैं, तो ये जो आप बता रहे हैं वाकई ये बड़ी सीरियस सिचुएशन मुझे तो होती भी लग रही है। जी हाँ, लेकिन फिर वही बात है, मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा यहाँ कसाना साहब कि आजकल हमारी जो हाइब्रिड रजीम है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ी हुई है क्योंकि इनका जो रोल ये समझने लगे हैं कि बहुत ही बड़ा रोल है, तो ये छोटी जो सिचुएशंस पाकिस्तान में डेवलप होती हैं उनको ये डील कर लेंगे। कोई वो समझते हैं कि इजीली क्रश भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं बनेगा। तो इसी तरह इन्होंने ऑपरेट किया। अच्छा, अब यहाँ 27 को इलेक्शन भी है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सी पार्टीज को ये अलाउ करते हैं। फिर भी ये कहते हैं कि भाई वहां भी पीपीपी वहां भी आ जाएगी। और ये जो आपने बजट की बात की अपने इंट्रो के अंदर, वो एक पार्ट ऑफ द डील है कि बेसिकली जीबी में और गिलगित बाल्टिस्तान में और कश्मीर के अंदर इनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये जरदारी ने एक तरह का डिमांड की थी कि भाई आप ये हमें दें तो हम आप बजट से आपका एग्री कर लेंगे। फिर वो मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले जरा एजेके की बात कर लें कि ये जो मामला चल रहे हैं साथ भाई, इसमें जो देखें आज आपने देखा होगा वो जो आईजी मलिक लियाकत है, कैप्टन लियाकत, मुझे याद है कोई 10 साल पहले इनसे मेरी मुलाकात एक दफ़ा लाहौर में हुई थी, और वहाँ पे तो बड़े इंटेलेक्चुअल मुझे लग रहे थे, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो जाता है, जैसे ही इनको ताकत मिलती है और ताकत का नशा देखते ही टॉपिक से बाहर हो जाते हैं। आज वो तकरीरें ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है, आईजी आजकल वो लगा हुआ है एजेके का। तो कहीं पे भी मुझे ये नहीं लग रहा कि जैसे होता है ना कि आपके पास ताकत होती है तो आप समझाने की कोशिश करते हैं दूसरों को, भाई आपने ऐसा नहीं करना, आप हमारे बच्चों की तरह हैं, आप हमारे छोटे बेटे हैं, बच्चे हैं, जो भी है। इस तरह की कोई बात नहीं हो रही, बल्कि उनको फ्लेयर अप किया जा रहा है कि अगर आप गोली मारेंगे तो हम आपको गोली मारेंगे। ये तो कभी हमने सुना नहीं था इस तरह। नहीं तो, और ये जिस तरह इन्होंने बात की है तो स्टेट की रिट को ये चैलेंज कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं ना ये सब कुछ। तो वो ये कह रहे हैं जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं कि, और ये जो आईजी की जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर गोली पहले चलाई इन्होंने, और उसमें हमारी शहादतें भी बहुत सी हुई पुलिस वालों की। तो इन एनी केस मुझे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तो बहुत ही मुश्किल है इस जगह, कोई भी नहीं हो रही, बल्कि वो उनके जो सोर्सेज अब उनको भी गाइड वो जो है कोट कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि उन्होंने खुद ही अपने लोगों को मार के तो हम पे डाल दिया। तो ये भी अब कौन इसको वेरीफाई कौन करेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अगर इंफॉर्मेशन का वैक्यूम इतना ज्यादा होता है तो सिचुएशन और वर्स हो जाती है कसाना साहब। इट डजंट गेट बेटर। आप बेसिकली ब्लैकआउट कर दें सब चीज को, आप इंटरनेट को बंद कर दें, तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? तो फिर तो रूमर्स ही होंगे ना फिर। हाँ, तो मैं हैरान हूं कि इस तरह के लोग जो हैं, अब ये साहब जो है वो कह रहे थे कि 1000 बंदे को मार दें पाकिस्तान में तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये जो है कि जी आपके पास ताकत है तो बस आप उसका इस्तेमाल करें और अन्यवाह करें तो बस आप सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये अप्रोच कभी हमने देखी नहीं थी पहले इस तरह की, और इस लेवल पे, मतलब छोटे छोटे लेवल पे शायद होती रही होगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कि जहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो उमड़ के बाहर आ रहे हैं, और वो अपना एक राइट है उनका प्रोटेस्ट करने का, उनका राइट है अपनी बात करने का, आप उनको टेररिस्ट करार दे रहे हैं। उधर से पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब में माशाल्लाह जो एजेके के पहले ये कह रहे थे जी कि नहीं हम तो इनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नहीं हमें बात करनी चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि हम एक तरफ गुड कॉप और एक तरफ बैड कॉप, ये वाली स्ट्रेटजी मेरे ख्याल चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, और वो चलती भी है। पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन चल रही है। जैसे इमरान खान की आपने अभी बात की कि एक तरफ वो सोहेल आफरीदी साहब को अटेंड कर रहे हैं बजट का सेशन 12 तारीख को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अलीमा खान ने कंफर्म कर दिया। मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन पॉइंट यही है कि ये लोग कैरेट एंड स्टिक जो होता है उसका गुड कॉप बैड कॉप एक ही चीज़ है। वो तो दैट्स व्हाट दे एम्प्लॉय। ठीक है। अच्छा, आपने जीबी की बात की, नहीं लाना चाहते इससे सियासी होते हैं इन प्रॉब्लम्स के, मिलिट्री सॉल्यूशंस नहीं होते। ठीक है, जीबी की आपने बात की। अब जीबी में जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, वो सबने देखा किस तरीके से पीटीआई को बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दिया गया, उनको एंटर ही नहीं होने दिया वहाँ पे अरीना में, और फिर जाहिर है कि अपनी मर्जी के रिजल्ट्स, और अभी तक पूरे मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं आए, अभी तक उन्होंने इशू नहीं किया, क्योंकि अभी तक तलवार उन्होंने लटकाई भी है पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर। तो ये जो हुआ है कि अब जाहिर है कि नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत वहाँ पे बनाएगी, और जो दूसरी तरफ जिस तरह मैंने कहा कि जो सूबे हैं अब उनका इत्तेफाक ये हो गया है। आज जो सलीम मानवी वाला साहब को मैं देख रहा था कि जी 1200 से 1700 अरब रुपए के जो
फंड्स हैं जो एनएफसी वगैरह में इन्होंने सारे एडजस्ट करके वो वापस वफाक को दे देंगे, और उसके बदले में ज़ाहिर है इनको जीबी भी मिल जाएगा, इनको एजेके भी मिला हुआ है पहले भी। तो ये जो बार्गेनिंग है, इससे मुल्क का कितना फ़ायदा होता है और मुल्क का कितना नुकसान होता है? मुल्क का और डेमोक्रेसी का तो कोई फायदा नहीं है इसमें। बस यही है कि जैसे नॉर्मली हमारे मुल्क में होता आया है कि एलिट्स एक दूसरे के साथ बार्गेन करते हैं, अशराफिया एक दूसरे के साथ बार्गेन करते हैं, लोग बार्गेन नहीं करते। जो ऑर्डिनरी अवाम होता है वो कभी इन डायलॉग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, उनका कोई रोल ही नहीं होता। तो एनी केस ये डायलॉग ये हुआ है। अब देखें, आप जीबी की बात कर लें, टू फिनिश दैट, कि उन्होंने 13 सीटें जीती हैं पीपीपी ने आउट ऑफ 33 सीट्स, ठीक है ना जी। तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि वही होगा और वही होने वाला है। तो इन एनी केस पीपीपी की होगी गवर्नमेंट। अच्छा, कमिंग बैक टू द बजट, 2-3 दिन से आपको पता होगा कि 2 दफे डिले हुआ ये बजट। पहले 5 को आना था। 5 को आना था। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है कि भाई वो नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन मेरे पास कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उन्होंने ये 1700 बिलियन जो है ये एग्री कर लिया है। अगर कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि ये जो शॉर्टफॉल इनको चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, वो अगर ये दे दें तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी जो वैसे इकोनॉमी की जो आपको पता ही हालत है, उसमें यह है कि किसी तरह खसोटे पैसे, अब ये टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं ऑन दी शॉपकीपर्स, जो कभी टैक्स नहीं देते थे, उनके ऊपर भी अब ये इम्पोज करने वाले वन टाइम टैक्स। तो किसी तरह रेवेन्यू को जनरेट करना इन अ डेड इकोनॉमी, इन IMF इकोनॉमी, बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कह रहे हैं सूबे वफाक का मालियाती खसारा पूरे करने पर राजी हो गए, तरीका कार भी तय कर लिया गया है। ये जनाब जंग और जियो जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी 1200, ये मैं आपको बल्कि सुना देता हूँ कि सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि रात ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने वफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तेफाक राय कर लिया है। यह रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नजर वफाक को दरकार थी। अब ये स्ट्रेटेजिक खतरात जो हैं, आपको पता ही है कौन से हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं, आपने पता नहीं देखी नहीं है, कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो खैर वो चल ही रहा था, और उसमें जो न्यूक्लियर ट्रायड मीनिंग के डिलीवरी सिस्टम्स एयरफोर्स के, आर्मी के, एक चीज रह गई थी नेवी की, जो कि मिसिंग पीस है, उसी के ऊपर बहुत सख्त काम हो रहा है। और लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये कर लिया है कि उन्होंने 16 सैटेलाइट लॉन्च की है पाकिस्तान ने, और उससे वो दे आर लुकिंग ओवर ऑल ऑफ इंडिया नाउ। तो ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट। इन चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, इनके लिए तो चाहिए होते हैं, लेकिन ये है कि साथ साथ बीच में दूसरे काम भी होते हैं ना, तो वो भी चल रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो जीबी की आपने बात की है ना, जीबी के बारे में हमारे ये जो रिपोर्टर हैं वकास साहब, ये ड्रॉप साइट के लिए भी लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि लीक डॉक्यूमेंट शोज दैट द पाकिस्तानी मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट स्टॉप्ड पोलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम कमिंग आउट इन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस, रिपोर्ट्स ऑफ मैसिव रिगिंग हैव पावर्ड इन फ्रॉम द रीजन। ये उन्होंने लेटर जो है वो जारी किया है, दिखाया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लिखा गया, आबिद रज़ा साहब हैं कोई उनके प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने ये लिखा है कि जनाब रिजल्ट्स रोक दिए जाएं। अब ये जो लेटर्स इस तरह के जब आते हैं तो फिर जाहिर है कि जब पता चलता है तो फिर तो रिगिंग साफ नजर नहीं आ रही होती आपको। जी हाँ, और ये सरप्राइजिंग ही नहीं है क्योंकि होता आया है ये, और ये जो इन 2 एरियाज के अंदर तो पर्टिकुलरली होता आया है, और बलूचिस्तान में जो भी ट्रबल्ड एरियाज हैं वहाँ ये होता है, और अब तो पाकिस्तान में भी हो चुका है। आपको पता है जब मैंडेट चुराया गया था, तो ये एक्सपर्ट्स हो गए इसके अंदर, तो ठीक है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जी, इमरान खान साहब की मुलाकात फिर नहीं होने दी गई, और बीबियां जो थी वहाँ पे पहुंची हुई थी, उनकी मुलाकात नहीं हुई। सुहेल अफरीदी साहब आज नहीं गए वहाँ पे, और हमने देखा कि बुशरा बीबी की सुना है कि मुलाकात इमरान खान से करवा दी गई है, लेकिन बुशरा बीबी की भी फैमिली के साथ उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये जो मुझे लगता है कि अब उन्होंने पैटर्न ही बना लिया कि जी हम मुलाकात नहीं होने देंगे, नो मैटर व्हाट। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे बात हम करते आए हैं, इमरान खान को इनको कोई रिलीफ नहीं देनी, इन्हें कोशिश यही करनी है कि उनको प्रेशर में रखा जाए, और वही कर रहे हैं ये। और अब तो गर्मियां भी इतनी सख्त आ गई हैं वहाँ, पता नहीं उनकी क्या सिचुएशन है जेल में। और तो अभी ये भी क्लियर है कि स्टेटमेंट देने के अलावा अलीमा खान खुद कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पीटीआई के अंदर वो सख्ती नहीं है कि वो स्ट्रीट के ऊपर आए और कुछ चेंज करें स्टेटस को। उन्होंने 2 चीजें कही, अभी आया उनका बयान एक,
کہ بھائی آپ فریش الیکشنز کروائیں ہاں اور پھر یہ ہے کہ آپ مینڈیٹ کو ریسپیکٹ کریں اس کے بعد. اب یہ دونوں چیزیں ویسے سعد بھائی یہ جو آپ نے مینڈیٹ کی بات کی ہے، یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے لیے تو یہ میرا خیال ہے جو اے جے کے لوگ ہیں، ان کو بھی ان کی مثال بھی سامنے ہونی چاہیے کہ وہ بیچارے نہ ان کی کوئی پارٹی ہے، اپنے مطالبات کے لیے وہ باہر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. یہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں سارے کے سارے، یہ سارے چپ کر کے اندر گھسے ہوئے ہیں. کیا کیونکہ اب آپ دیکھیں نا بھائی، سہیل آفریدی کے پاس ساری پروٹوکال ہے، ساری ان کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنی سیلریز کلیکٹ کر رہے ہیں. لیجسلیٹرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے سب کے مراعات ہیں، تو ان کو اسٹیٹس کو چینج کرنے میں کیا ایڈوانٹیج ہے؟ اس میں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے انہیں. سہیل آفریدی صاحب خود بھی تو پرابلم ہے نا. ابھی دیکھیں نا وہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ کہیں مسئلہ اگر ان کا جو گروپ ہے جو ڈیسیڈنٹس ہیں وہ اگر ایکٹیو ہو گئے تو بجٹ ہی پاس نہیں ہو سکے گا، تو مولانا فضل الرحمان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو ان کی تو اپنی یہ حالت ہے. جی ہاں بالکل. وہ تو نیکسٹ تو پروونشل بجٹ آئے گا نا فیڈرل بجٹ کے بعد. تو اگر جب فیڈرل بجٹ پاس ہو جائے گا تو اگر وہ نہیں کر پائے تو ان کی گورنمنٹ گر سکتی ہے وہاں کے پی کے اندر. تو جبھی وہ ان سے بات کر رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب کو تو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے بالکل، مولانا کو. ہاں وہ تو خیر ٹرسٹ نہیں کر سکتے بالکل، یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. اچھا یہ جو ساتھ ساتھ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جو افغانستان کے اٹیک کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں وہ کہاں تک کنفرمڈ ہیں، اور پاکستان نے ایک دفعہ پھر کیوں اٹیک کیا ہے افغانستان پہ اگر کیا ہے؟ جی ہاں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی بڑا زبردست حملہ ہوا تھا، پشاور میں ہی ہوا تھا، جس میں انہوں نے چوکی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ٹی پی میں. اور تو یہ رسپانس ہے اس کی، اور کئی حملے ہوتے آئے ہیں. یہ لوگ آج کل اسٹیبلشمنٹ کوائٹ رہی ہے افغانستان کے اوپر، لیکن ایک اس میں کمپلیکیشن ہے بہت امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے آپ کو پتا ہے کہ طالبان نے جو رجیم ہے انہوں نے سوویت رشیا کے ساتھ پیکٹ سائن کیا ہے، ڈیفنس پیکٹ. بالکل سے ان کو کچھ ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی مل رہے ہیں سو آن. لیکن دیکھیں کانفیڈنس کی بات دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ڈسپائٹ دیٹ دے ہیو اٹیکڈ. ابھی ان کو ملا نہیں ہے نا ملا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات پتہ کیا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان نے ان کو جو ہے لابی کرنا شروع کر دیا ہے رشینز کو کہ آپ یہ کام نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا. اگر ان کے پاس یہ اس طرح کا ڈیفینس وہ پیڈس وغیرہ آ گئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. نہیں بالکل. اور بات اس میں یہی ہے نا، کلیئرٹی میں آپ کو اس طرح دے دوں کہ پوتن جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ ٹائز میں بھی، اور انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا ہے، انفیکٹ انہوں نے ایک انڈین رپورٹر کو سنب بھی کیا ابھی ریسنٹلی. تو میرا یہ خیال ہے کہ طالبان پاکستان از اے لارج کنٹری ایگزیکٹلی انڈیپینڈنٹ آف چائنا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی انہوں نے یہی کہا کہ چائنا کا اسٹوج ہے جیسے انڈین رپورٹرز کہتے ہیں. تو ان کا رسپانس بڑا سخت تھا. اینی کیس پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آیا نہیں ہے، اور دوسری اتنی زیادہ سپورٹ ملے گی نہیں، کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں لابینگ بھی ہو رہی ہے، اور the fact is کہ پاکستان از مور امپورٹنٹ. یہ ساتھ بھائی ایک سیکنڈ ذرا. اچھا جی، اب ذرا بات کرتے ہیں ایران کے بارے میں. ایران کے اوپر پھر دوبارہ سے ساتھ بھائی اٹیک کر دیا ہے انہوں نے، اور یہ کہہ کے کیا ہے کہ جناب وہ اپیچی ہیلی کاپٹر جو کل گرا تھا وہ اس کے بدلے میں ہم ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. آج ان کا سینٹ کام کا بھی بیان آیا اور ہمیں دیکھا کہ صدن ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے. یہ اپیچی ہیلی کاپٹر کا بہانہ ہے یا ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ کیا نہیں ہے؟ اب اگر انہوں نے کیا نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح ہوا ہے؟ اور آپ کو بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ 8 جون کو ہی 1967 میں وہ یو ایس ایس لبرٹی کا اٹیک ہوا تھا. آپ کو یاد ہے نا، جو اسرائیل نے فالس فلیگ کیا تھا، اور اس میں 34 کے قریب امریکنز مار دیے تھے اور 170 کے قریب ان کو زخمی کیا تھا. اب اس کی یہ اینیورسری ہے، تو کہیں اسی کے چکر میں انہوں نے کہیں فالس فلیگ انہوں نے تو نہیں کر دیا کہ ٹو ڈریگ امریکہ انٹو دی وار اگین؟ ہو سکتا ہے یہ چیزیں. دے آر ناٹ ہیپی ود اینی نیگوسیشنز. اسرائیلیز آر کنونسڈ کہ رجیم کو چینج کرنا ہے اور رجیم کو ڈسٹروائے کرنا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے، وہ دیٹس ناٹ چینجڈ. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے اسرائیل سے، میرا ڈس ایگریمنٹ ہے نیتن یاہو سے، بٹ ان دی اینڈ جو نیتن یاہو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ہاں. اور یہاں پہ اسٹریٹجی کیا لگ رہی ہے آپ کو دونوں کی؟ دیکھیں نا، کل یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 2 دن میں ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور ادھر سے جو ان کے نیتن یاہو ہیں ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے کہ وہ شاید پیشنٹ ہیں، وہ تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا لمبا کھینچا جائے. واٹ سیمس ٹو بی اسٹریٹجی ہے؟
नहीं, स्ट्रैटेजी तो वही है, दोनों की स्ट्रैटेजी यही है कि भाई इस जंग को जीतना है और एटलीस्ट दुनिया को ये दिखाना है कि हम ये जंग जीते हैं। आफ्टर ऑल दिस इतनी भाई $1 ट्रिलियन की वहां डैमेज हुई अब तक, इकोनॉमिक डैमेज दुनिया को। ये एस्टिमेशन मेरी नहीं है, ये बड़ी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की है। तो अगर ये ऑलरेडी हो चुका है और ये वहां से आ जाते हैं और जंग को खत्म कर देते हैं, तो क्या दिखाएंगे अपने लोगों को? ये क्या दिखाएंगे? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन देखना ये है कि जो इनका जो लेबनान का इशू है, क्या मुझे तो लग रहा है कि अब मेजर फैक्टर जो है वो शायद लेबनान बन जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेटजी लग रही है वो यही लग रही है कि लेबनान के ऊपर हम अटैक करेंगे और उसका प्रेशर जो है ईरान फील करेगा। सो डू यू थिंक लेबनान मे होल्ड द की टू द फ्यूचर ऑफ होल ईरान वॉर? No, I don't think it holds the key. I think the key is still the Strait of Hormuz and the nuclear program and these things. भाई देखें, पहले भी इंकर्जन ये करते हैं, कितनी दफा इन्होंने इंकर्जन्स की हैं इसराइलीज ने लेबनान के अंदर। लेबनान की सॉवरेंटी तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब आपको पता है कि उनके आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल के साथ बैठे हुए हैं इस वक्त, या जाने वाले। ये जो आपने अच्छा किया, ये बात आपने कर दी है। ये जो आए हुए थे लेबनान के चीफ साहब जो थे, अल अरबिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने ये तय किया है कि लेबनीज आर्मी को पाकिस्तान ट्रेन करेगा। ये हर जगह पे रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अल अरबिया रिपोर्ट कर रहा था। कि आप समझ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान लेबनीज फौज को ट्रेन करे और वो फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ेगी, या वो क्या करेगी? नहीं, वही है कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ना, भाई देख पाकिस्तान कितना भी इनको ट्रेन करे, एक तो बड़ी छोटी फौज है और उनके कोई कॉम्बैट कैपेबिलिटीज नहीं है कि इजराइल के ऊपर वो हमला कर पाए एंड सो ऑन। तो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी जैसे हम लोग यूज करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारी फौज को, इसी तरह इनको भी ट्रेन किया जाए कि भाई हिजबुल्लाह को डील करें। ठीक है। अच्छा, यूएई के डेलीगेशन के बारे में रिपोर्टेडली खबरें आ रही हैं कि जी वो ईरान गए हैं। ये क्या हो रहा है? यूएई का ईरान जाना मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे कर लिया है इन्होंने। ये तो मतलब बहुत बड़ी एक किस्म की आप समझ लें कि शिकस्त तस्लीम करते हुए वो अगर गए हैं, तो फिर तो उन्होंने ईरान की जो है पोजीशन उसको तस्लीम कर लिया फिर इलाके में। नहीं, पता नहीं तस्लीम किया या नहीं, देखते हैं। लेकिन पॉइंट यही तो सिंपली है कि यूएई इज आल्सो लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द अमेरिकन इजरायली अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला। दैट्स व्हाई दे लुकिंग टू सी कि भाई देखो, उन्होंने भी भाई वो तो सबसे क्लोजेस्ट हैं, उन्होंने देखा होगा कि भाई ये ईरानी रेजिम ने किस तरह सर्वाइव किया, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनको इफ दे आर टॉकिंग टू देम, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, ये तो बात तो ठीक है, लेकिन मसला ये ना कि ये इतने जल्दी, पहले अभी चंद दिन पहले ये सारी ये बड़कें लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, और इतने दिनों के अंदर अंदर फौरन ही वहां पे चले जाना, ये तो मेरा तो ख्याल है कि ये एडमिशन ऑफ डिफीट है ऑलमोस्ट। क्योंकि पॉइंट सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज तो यूएई को हुई है फिलहाल। आपको पता है सारे वहां एक्सपर्ट्स भाग गए, उनका जो बिजनेस था, जो टूरिज्म था, सारी जो एस्पेक्ट्स थे, बड़ा मुश्किल हो गई उनके लिए आज। सही बात। अच्छा जी, शी जिनपिंग जो है नॉर्थ कोरिया, उनको बड़ा जबरदस्त वहां पे रिसेप्शन दिया गया, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया उनके जनाब वो छोटे साहब ने। तो इनका जो दौरा है कि क्या इनकी जो थॉइंग ऑफ पॉलिसीज चल रही थी रूस के साथ, वो उस रेफरेंस में किया गया है, या वैसे ही ये समझ रहे हैं कि ये 7 साल नहीं गए हुए थे वहां पे, तो अब चले मुलाकात होनी चाहिए? नहीं, आई थिंक उनके जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वो तो बड़े पुराने हैं। भाई आपको पता है, मैं नॉर्थ कोरिया और चाइना के कोरियन वॉर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, मैं ये कह रहा हूँ आजकल जरूरी ये है कि भाई ही डजंट फील अलोन, द लिटिल मैन, और फिर उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो प्रिजर्व करें। वो उन्होंने ये क्लियर बयान दिया है कि हमसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। और दूसरी चीज ये है कि भाई देखें, चाइना भी उस एरिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस एरिया के अंदर। साउथ कोरिया जो है वो तो ऑब्वियसली अमेरिका के एलाई है, राइट? तो पॉइंट ये है कि ही जस्ट इज गोइंग टू नॉर्थ कोरिया टू रीइंफोर्स दैट रिलेशनशिप। सही बात है। अच्छा, एक जाते जाते मैं आपको एक खबर बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इमिग्रेशन की सूरत हाल चल रही है और FIA के मामला जो है, ये मैं देख रहा था कि एक जो FIA DG FIA हैं, उनकी एक ब्रीफिंग हुई है जो वज़ारत दाखिला की कमेटी है, कायमा कमेटी जो होती है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के जो लोग हैं अज़रबैजान विजिट वीज़े पर जो गए हैं, उनमें से 7,000 पाकिस्तानी वापस ही नहीं आए। आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पे विजिट पे गए हैं, वापस ही नहीं आए 7,000। 580 पाकिस्तानी जो हैं वो बेलारूस जाने के बाद वापस नहीं पहुँचे। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा पर भी
جو لوگ پڑھائی کے لیے جانے والے تھے ان میں سے 10,000 پاکستانیوں نے انگلینڈ میں جا کے پناہ مانگ لی ہے، سیاسی پناہ۔ غیر قانونی جو امیگریشن ہے پاکستان کی بدنامی کر رہی ہے سعد بھائی، اور اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس لیول پہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو روکا نہیں جا رہا؟ نہیں، روکا نہیں جاتا۔ ایک تو یہ کہ رشوت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس پاکستان میں رشوت کا جو ایک نظام ہے، تو یہ جو آف لوڈ کم کرتے ہیں، جن لوگوں کو یہ پیسے مل جاتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے۔ مین کاسٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان میں کانفیڈنس نہیں ہے، جابز نہیں ہے، جاب لیسنس بہت زیادہ ہے، تو یہ فیوچر اپنا پاکستان میں نہیں دیکھتے تو باہر جاتے ہیں، اور بڑا ٹف زندگی ہے اب تو وہاں، کیونکہ دنیا کے اندر جو امیگریشن کنٹرولز ہو گئے ہیں پرٹیکولرلی ان دیٹ ریجن، یورپ کے اندر جہاں یہ جانا چاہتے ہیں، بہت سخت ہو گئے ہیں۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کے لیے یہ اپرچونیٹیز نہیں پرووائڈ کر سکتی۔ تو یہ تو کا سسٹم ہے، اور اس میں ایف آئی اے کے لوگ شامل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب ہیں کینیڈا کے، ان کا پچھلے دنوں سے کافی یہ معاملہ چل رہا تھا، اور آج ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ٹرائبیکا فیسٹیول ہوتا ہے نیو یارک میں، یہ ہمارے زمانے میں بھی کئی دفعہ ہوا تھا وہاں پہ، تو وہاں وہ اس میں وہ گئے ہیں، نظر آئے ہیں دونوں، اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی فوٹیج۔ اور یہ جناب وہاں پہ کیٹی پیری ہے، یہ آپ کو پتہ ہے معروف سنگر ہیں، ان کے ساتھ ان کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اب یہ پہلی دفعہ فارملی وہاں پہ انہوں نے اس کو ڈیبیو کیا ہے، اور وہاں پہ یہ جناب ٹرائبیکا فیسٹیول پہ گئے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے دن لگے اس میں، اور اب یہ آفیشیل ہو گیا ہے تو بڑی دونوں خوش رہیں، یہی کہوں گا۔ ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی ہیں، ان کی پہلی جو اہلیہ تھی وہ بھی ان کی ڈیورس ہو گئی تھی۔ بہرحال ہماری دعائیں ان کے لیے۔ میں یہ کہوں گا کہ جسٹن ٹروڈو مجھے پسند تھے، ان کی پالیسیز مجھے پسند تھیں، ہی واز اے گڈ لیڈر، اور ان کے ابا بھی بہت ہی پرومیننٹ آدمی تھے، وہ بھی گریٹ پالیٹیشینز تھے، گریٹ پرائم منسٹر، تو آئی وش دم ویل۔ ہاں، آئی ڈو ٹو، بٹ ان کی جو امیگریشن پالیسیز تھیں وہ کچھ ٹھیک نہیں تھیں، ان کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہوئے ہیں امیگریشن کے کینیڈا میں، اور بہت زیادہ انہوں نے اوپن کر دی تھی امیگریشن، جس کی وجہ سے بہت گند پڑ چکا ہے۔ اینی وے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت جاری رہے گی۔ سعد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے جلدی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو سون جی، السلام علیکم۔